Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, all of you. कौन कौन आगे? गरिमा चौधरी, किरण चौधरी, खुशबू तिवारी, अनीता चौधरी, शालू प्रजापत, कोमल चौधरी, शिवानी चौधरी. संगीता गौड़ दिखाई नहीं रही, अभी तो कनेक्ट हुई थी, है ना? ये नहीं, संगीता गौड़ भी हो गई. सुमैया, मैम यहीं पे हूँ. हाँ बेटा हो गए. हाँ संगीता गौड़ हो गए बेटा, यही हूँ. माया खटिक, समीक्षा आ गई. ये सविता शर्मा. ठीक है बेटा, आज एक टॉपिक शुरू करते हैं, वसंतीकरण. ये फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग में चल रहा है. वर्नेलाइजेशन तो पौधों की या पादपों की सामान्य वृद्धि पर तापमान का प्रभाव पड़ता है. अधिकतम, न्यूनतम व अनुकूलतम तापमान पादप की विभिन्न जातियों के लिए पादप की आयु व अन्य वातावरणीय अवस्थाओं में अलग अलग होते हैं. पौधों में शीत उपचारित पुष्पन को वसंतीकरण कहते हैं. तो वर्नेलाइजेशन किसे कहते हैं? वसंतीकरण. पौधों में शीत उपचारित पुष्पन को वसंतीकरण कहते हैं. और इस प्रक्रिया के संबंध में थॉमसन ने बताया कि वसंतीकरण, वर्नेलाइजेशन की क्रिया वह है जिसमें बीजों को धोने से पूर्व विशिष्ट तापमान पर रखा जाता है तथा उनमें फ्लावरिंग, पुष्पन की क्रिया का अध्ययन करते हैं. तो बेटा अपन क्या देख रहे हैं? वर्नेलाइजेशन. तो वर्नेलाइजेशन विधि द्वारा शरद ऋतु, विंटर में उगने वाले पौधों को वसंत ऋतु में भी उगाया जा सकता है. कहने का मतलब है इस विधि द्वारा, वसंतीकरण की विधि द्वारा जो पौधे शरद ऋतु में उगते हैं, विंटर सीजन में उगते हैं, उनको वसंत ऋतु में भी उगाया जा सकता है तथा उनमें पुष्पन की क्रिया देखी जा सकती है. तो इनमें फल एवं बीज भी विकसित होते हैं. वास्तव में वर्नेलाइजेशन, वसंतीकरण का प्रमुख उद्देश्य लैंगिक प्रजनन को प्रभावी एवं शीघ्र करना होता है, जिससे पुष्पन की क्रिया शीघ्र हो सके. रूस के वैज्ञानिक लाइसेंको ने सन ईयर 1960
34 में सर्वप्रथम वर्निलाइजेशन वसंतीकरण का मत प्रस्तुत किया। लाइसेंको ने बताया कि पौधों में वृद्धि विभिन्न श्रृंखलाओं में होती है जिसमें विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। तो लैंगिक जनन के पूर्ण होने से पूर्व वाली अवस्था वसंतीकरण है। इस अवस्था को प्रभावकारी बनाने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक उपचारित करके प्राप्त किया जाता है। तो वसंतीकरण में अपन देख रहे हैं 1 वर्षीय पादपों एनुअल्स में फ्लावरिंग पर प्रकाश का मुख्य प्रभाव पड़ता है तथा टेम्परेचर का प्रभाव भी द्वितीयक होता है। लेकिन द्विवर्षीय पादपों में प्रथम वर्ष में केवल कायिक भागों में वृद्धि होती है। मतलब बेटा जो बाइनियल्स है, द्विवर्षीय पादप है, उनमें फर्स्ट ईयर में तो केवल कायिक भागों में ही, वेजिटेटिव पोर्शन में ही वृद्धि होती है, जबकि पुष्पन की क्रिया द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर में संपन्न होती है। तो बेटा एक तो एनुअल्स हैं, एनुअल्स में तो वो प्लांट सम्मिलित हैं, जो वो पादप सम्मिलित हैं जो अपनी लाइफ साइकिल 1 वर्ष में ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैंने बताया द्विवर्षीय पादप, तो बाइनियल्स कौन होते हैं, जिसमें द्विवर्षीय ऐसे पादप हैं, बाइनियल्स ऐसे प्लांट्स हैं जो अपनी लाइफ साइकिल जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करते हैं। तो प्रथम वर्ष में, पहले ईयर में, प्रथम वर्ष में केवल कायिक भागों में ही वृद्धि होती है, लेकिन द्विवर्षीय पादप में पुष्पन की क्रिया सेकेंड ईयर मतलब द्वितीय वर्ष में संपन्न होती है। तो इन प्लांट्स में मतलब द्विवर्षीय पादपों में फ्लावरिंग पुष्पीकरण का प्रारंभन तब तक नहीं हो पाता है जब तक कि ये शीत ऋतु के कम तापमान में उद्भासित ना हो जाए। तो लाइसेंको ने शीतोष्ण जलवायु के प्रदेशों में राइस की दो किस्मों शीत किस्म तथा वसंत किस्म विंटर वैरायटी एंड स्प्रिंग वैरायटी के अवलोकन पर पाया कि शीत किस्में शरद ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। मतलब लाइसेंको ने क्या किया बेटा, मतलब राइस की 2 वैरायटीज का अध्ययन किया। कौन कौन सी राइस की, चावल की 2 किस्में थी, एक तो शीत किस्म विंटर वैरायटी ऑफ राइस, एक थी वसंत किस्म मतलब स्प्रिंग वैरायटी ऑफ राइस पर लाइसेंको ने अवलोकन किया, अध्ययन किया। तो लाइसेंको ने पाया कि शीत किस्में विंटर वैरायटीज शरद ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं तथा उनमें पुष्पन फ्लावरिंग अगली ग्रीष्म ऋतु में होता है, जबकि स्प्रिंग वैरायटीज मार्च में बोई जाती हैं। बेटा जो स्प्रिंग वैरायटीज हैं किसकी, चावल की जो स्प्रिंग वैरायटीज हैं, बसंत किस्में हैं, वो तो मार्च में बोई जाती हैं तथा इनमें फ्लावरिंग पुष्पन शीत किस्मों के साथ ही होता है। तो द्विवर्षीय पादप जिनमें प्रथम वर्ष में केवल वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तथा शीत ऋतु विंटर सीजन के पश्चात अगले वर्ष पुष्पन होता है, के सीड्स को जर्मिनेट कराकर कुछ सप्ताह तक कम तापमान पर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उद्भासित किया जाए तो ये वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे शीत ऋतु के पश्चात करते हैं। तो प्लांट्स में शीत उपचार द्वारा पुष्पन प्रेरण की यह क्रिया वर्निलाइजेशन कहलाती है। ब्रीफ में क्या कहेंगे, वर्निलाइजेशन किसे कहते हैं, मतलब प्लांट्स में शीत उपचार के द्वारा फ्लावरिंग प्रेरण, पुष्पन प्रेरण, फ्लावरिंग इंडक्शन की क्रिया को वर्निलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे कम तापमान पर बीजों को रखा जाता है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर रखा जाता है। इसी प्रकार एनन के अनुसार शरद ऋतु में
शरद ऋतु में बोई जाने वाली गेहूं की किस्मों को बोने से पहले यदि कम तापमान पर उपचारित कर लिया जाता है तो उनमें बसंतीकरण हो जाता है तथा गेहूं के पौधों में बसंत ऋतु में फल उत्पन्न हो जाते हैं। तो एनन ने भी ये बताया बेटा, जो गेहूं के प्लांट्स हैं, वीट के जो प्लांट्स हैं, उनमें स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स मतलब फूल उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार ग्रिगोरी ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह पता लगाया कि वसंतीकरण की क्रियाविधि में हार्मोन्स का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ग्रिगोरी ने क्या बताया कि कम तापमान पर बीजों को उपचारित करने से एक हार्मोन का निर्माण होता है। ग्रिगोरी ने बताया कि यदि बीजों को लो टेम्परेचर पर एक्सपोज किया जाए, यदि बीजों को लो टेम्परेचर दिया जाए तो इन बीजों में से एक हार्मोन का निर्माण सॉरी यदि बीजों को कम तापमान पर उपचारित किया जाए, एक मिनट सॉरी यदि बीजों को कम तापमान पर उपचारित किया जाए तो एक हार्मोन का निर्माण होता है और इसके द्वारा वसंतीकरण के समय शीघ्र पुष्पन क्रिया होती है। तो शीत उपचार का प्रभाव तापक्रम के परास तथा इसकी अवधि पर निर्भर करता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं साइट ऑफ वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन के स्थल कौन कौन से हैं? तो प्रकृति में एक वर्षीय पौधों में वर्नलाइजेशन की प्रक्रिया बीज की अवस्था में ही होती है। सेकंड है स्टिमुलस ऑफ वर्नलाइजेशन, बसंतीकरण का उद्दीपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज द्वारा ग्रहण किया जाता है। मतलब बसंतीकरण का उद्दीपन स्टिमुलस ऑफ वर्नलाइजेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार वेलेंसिक WELLENSICK वेलेंसिक ने अपने प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट किया कि रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, एम्ब्रियो भ्रूण तथा यंग लीव्स के मेरिस्टम्स शीत उपचार के संवेदी अंग होते हैं। मतलब जो शीत उपचार के सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं? एक तो शूट एपेक्स है, एक रूट एपेक्स है, एक एम्ब्रियो है और यंग लीव्स है। तो परिपक्व अंग अथवा कोशिकाएं वर्नलाइजेशन उद्दीपन के प्रति असंवेदी होते हैं। तो मेरिस्टम की वर्नलाइजेशन स्टिमुलस के प्रति संवेदनशीलता होने के तथ्य की पुष्टि वर्नलाइज प्लांट के मेरिस्टम्स को विभज्योतकों को अवसंतीकृत पौधे में रोपित करके किया जा सकता है, जिससे डीवर्नलाइज प्लांट्स में भी पुष्पन हो जाता है। कहने का मतलब है बेटा, यदि एक वर्नलाइज प्लांट को डीवर्नलाइज प्लांट के साथ रोपित कर दिया जाए, ग्राफ्ट कर दिया जाए, तो जो डीवर्नलाइज प्लांट है उसमें भी पुष्पन हो जाता है, उसमें भी फ्लावरिंग हो जाती है। तो वर्नलाइजेशन के लिए, वसंतीकरण के लिए 3 पहलू आवश्यक हैं। कौन सा है? पहला है अल्पतम निश्चित समय तक शीत तापक्रम, दूसरा प्ररोह शीर्ष, शूट एपेक्स और एम्ब्रियो एंड एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन। अब अपन बात करते हैं टेक्निक ऑफ वर्नलाइजेशन की। बसंतीकरण तो होता है, अपन ने देख लिया। बसंतीकरण की टेक्निक क्या है, किस तरह से बसंतीकरण की क्रियाविधि क्या है, मतलब मैकेनिज्म कह लो और बसंतीकरण की टेक्निक कह लो। तो जर्मिनेशन, सर्वप्रथम सीड्स को, बीजों को भिगोकर जर्मिनेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। और सबसे पहले क्या करते हैं, जो बीज हैं उनको पानी में भिगोकर छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए। क्यों? जिससे कि बीज जर्मिनेट हो सके। और फिर अंकुरित बीजों को, जर्मिनेटेड सीडो
जर्मिनेटेड सीड्स को, अंकुरित बीजों को कम तापमान, लो टेम्परेचर पर उपचारित किया जाता है। तापमान कितना है? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब है अंकुरित बीजों को लो टेम्परेचर पर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपचारित किया जाता है। शीत उपचार कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताहों तक हो सकता है। शीत उपचारित बीजों को तुरंत नहीं उगाया जाता है, इन्हें पहले कुछ समय के लिए सुखाया जाता है। तो यह है टेक्निक ऑफ वर्नेलाइजेशन। अब पढ़ेंगे डी वर्नेलाइजेशन क्या होता है। तो वर्नेलाइजेशन और कोल्ड ट्रीटमेंट के दौरान या तुरंत पश्चात यदि वर्नेलाइज प्लांट और सीड्स को हाई टेम्परेचर में स्थानांतरित कर दिया जाए तो वर्नेलाइजेशन का प्रभाव नष्ट हो जाता है। और जब वर्नेलाइजेशन, बसंतीकरण का प्रभाव नष्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को डिवर्नेलाइजेशन कहते हैं। मतलब मैंने बताया कि सीड्स को लो टेम्परेचर पर एक्सपोज किया जाता है, उद्भासित किया जाता है, तो सीड्स जर्मिनेट होने लगते हैं। ठीक है ना। जो जर्मिनेट सीड्स हैं उनको लो टेम्परेचर पर उद्भासित किया जाता है, लेकिन यदि वर्नेलाइज्ड सीड्स को हाई टेम्परेचर में फिर से स्थानांतरित कर दिया जाए तो वर्नेलाइजेशन का प्रभाव बेटा नष्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को डिवर्नेलाइजेशन कहते हैं। तो डिवर्नेलाइज प्लांट और सीड्स को यदि कम टेम्परेचर में फिर से उपचारित किया जाए तो हाई टेम्परेचर का प्रतिकूल प्रभाव नष्ट हो जाता है, अर्थात इनका पुनः रिवर्नेलाइजेशन हो जाता है। अब बात करते हैं वर्नेलाइजेशन एंड जिब्रेलिंस, मतलब एंटोन लैंग, ANTONLANG। एंटोन लैंग के अनुसार द्विवर्षी पादप जातियों में जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से शीत उपचार को प्रतिस्थापित किया जा सकता है कि और परविस ने भी सीड्स को जिब्रेलिन द्वारा उपचारित कर वर्नेलाइजेशन प्रभाव प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। मतलब परविस व एंटोन लैंग ने क्या किया बेटा, उन्होंने सीड्स को जिब्रेलिन नामक हार्मोन से ट्रीटमेंट दिया, जिब्रेलिन नामक हार्मोन के द्वारा उपचारित किया। तो परवेस ने देखा और एंटोन लैंग ने पाया कि जिब्रेलिन द्वारा उपचारित कर बीजों में वर्नेलाइजेशन की क्रिया देखी जा सकती है। तो कोल्ड ट्रीटमेंट के फलस्वरूप इन प्लांट्स में जिब्रेलिन का संग्रहण होता है। इसके अतिरिक्त जिब्रेलिन के संश्लेषण को बाधित कर शीत उपचार द्वारा उत्पन्न प्रभावों का निरोधन भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं वर्नेलाइजेशन एंड फोटोपीरियोडिज्म कि वर्नेलाइजेशन अकेले कभी भी फ्लावरिंग को प्रेरित करने में समर्थ नहीं होता है। केवल अपन बसंतीकरण की बात करें वर्नेलाइजेशन की, तो कभी भी वर्नेलाइजेशन किसी भी पादप में फ्लावरिंग को इंड्यूस नहीं करता। तो वर्नेलाइजेशन प्लांट को फ्लावरिंग के लिए केवल तैयार करता है तथा दीप्तिकालिता, फोटोपीरियोडिज्म इनमें, मतलब पादपों में, इनमें पुष्पीकरण का आरंभन करता है। इसलिए फ्लावरिंग के लिए ये दोनों प्रक्रियाएं, मतलब वर्नेलाइजेशन एंड फोटोपीरियोडिज्म पूर्ण होना आवश्यक है, अन्यथा पुष्पन नहीं होता है। केवल बेटा वर्नेलाइजेशन क्या करता है कि किसी भी प्लांट को फ्लावरिंग के लिए तैयार करता है, लेकिन दीप्तकालिता प्लांट्स में फ्लावरिंग का आरंभन करता है। अब पढ़ेंगे अपन मैकेनिज्म ऑफ वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन की मैकेनिज्म मतलब क्रिया विधि, बसंतीकरण की क्रिया विधि। तो वर्नेलाइजेशन की क्रिया विधि या वर्नेलाइजेशन के मैकेनिज्म के संबंध में
कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं, कई थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। पहली थ्योरी है बेटा थ्योरी ऑफ फेजिक डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्नलाइजेशन, डिस्कस द टेक्निक ऑफ वर्नलाइजेशन एंड द मैकेनिज्म ऑफ वर्नलाइजेशन। तो मैकेनिज्म आएगा तो थ्योरीज को आप डिस्कस करोगे। पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ फेजिक डेवलपमेंट, प्रावस्थी, हिंदी है प्रावस्थी परिवर्धन का सिद्धांत। तो यह मत थ्योरी ऑफ फेजिक डेवलपमेंट लाइसेंको द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो वृद्धि, आकार में बढ़ोतरी तथा परिवर्धन जैसे कि विभिन्न अंगों में लाक्षणिक परिवर्तन भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं। एक प्लांट का समग्र परिवर्धन कई श्रृंखलाबद्ध प्रावस्थाओं में पूरा होता है। अगली प्रावस्था तभी प्रारंभ होती है जबकि पिछली प्रावस्था पूर्ण हो चुकी हो। तो प्रत्येक प्रावस्था के पूर्ण होने में बाह्य या वातावरणीय परिस्थितियां जैसे कि लाइट तथा टेम्परेचर आदि आवश्यक होती हैं। मतलब कहने का मतलब है लाइसेंको ने पौधों के परिवर्धन के दौरान दो मुख्य प्रावस्थाओं का संकेत दिया था, जो थर्मोफेज ऊष्मिक प्रावस्था या फोटोफेज प्रकाश प्रावस्था कहलाती हैं। तो ध्यान में क्या रखना है कि लाइसेंको ने पौधों के परिवर्धन के दौरान दो स्टेज बताई, दो प्रावस्थाओं बताई, दो मुख्य प्रावस्थाओं का संकेत दिया। कौन सा है? थर्मोफेज, एक है फोटोफेज। तो फोटोफेज प्लांट को पुष्पन के लिए तैयार करती है। जो फोटोफेज प्रावस्था है मतलब जो प्रकाश प्रावस्था है वो प्लांट को पुष्पन के लिए तैयार करती है। और फोटोफेज प्रावस्था के प्रारंभ होने के लिए थर्मोफेज का पूर्ण होना आवश्यक है, अर्थात थर्मोफेज के समाप्त होने पर फोटोफेज प्रारंभ होती है। तो लाइसेंको ने दो प्रावस्थाएं बताई, कौन सी है? थर्मोफेज को हिंदी में बोलेंगे ऊष्मिक प्रावस्था, और एक है बेटा फोटोफेज जिसको कि आप बोलते हो प्रकाश प्रावस्था। तो थर्मोफेज के समाप्त होने पर ही फोटोफेज प्रारंभ होती है। ठीक है, यदि ऊष्मीय प्रावस्था यदि थर्मोफेज संपन्न नहीं हो पाती है तो पादप फ्लावरिंग करने में असमर्थ रहता है। सीड जर्मिनेशन से नवोद्भिद सीडलिंग तक की सभी अवस्थाएं थर्मोफेज का निर्माण करती हैं। थर्मोफेज में क्या आता है बेटा? सीड जर्मिनेशन से सीड जर्मिनेशन से नवोद्भिद सीडलिंग तक की सभी अवस्थाएं थर्मोफेज का निर्माण करती हैं तथा इसके बाद की अवस्थाएं फोटोफेज का निर्माण करती हैं। तो प्रावस्थी परिवर्धन सिद्धांत को लेकिन स्वीकार नहीं किया गया है। मतलब थ्योरी ऑफ फेजिक डेवलपमेंट के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। मतलब थ्योरी ऑफ फेजिक डेवलपमेंट के विरुद्ध मुख्य आक्षेप निम्न प्रकार हैं। पहला ऑब्जेक्शन है अनेक मामलों में शीत उपचार को जिब्रेलिन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, अर्थात थर्मोफेज की अनिवार्यता सही नहीं है। लाइसेंको ने क्या बताया कि थर्मोफेज व फोटोफेज दोनों ही आवश्यक है, लेकिन ऑब्जेक्शन क्या हुआ कि थर्मोफेज की अनिवार्यता सही नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्शन था गेहूं की अनेक किस्मों में टेम्परेचर तथा प्रकाश की विस्तृत अवस्थाओं में पुष्पन होता है। तीसरा, इस परिकल्पना के अनुसार, कौन सी परिकल्पना है? थ्योरी ऑफ फेजिक डेवलपमेंट के अनुसार पादप की विभिन्न प्रावस्थाओं के दौरान अर्जित प्रभाव अनुत्क्रमणीय होता है, परंतु लगभग सभी मामलों में वर्नलाइजेशन प्रभाव को
उच्च तापक्रम द्वारा या अवायवीय श्वसन की अवस्था में डिवर्नलाइज किया जा सकता है। दूसरी है हार्मोनल थ्योरी। पहली अपन ने पढ़ी थ्योरी ऑफ बेसिक डेवलपमेंट, दूसरी है हार्मोनल थ्योरी। तो परवेज के अनुसार कोल्ड ट्रीटमेंट से फ्लावरिंग के लिए आवश्यक हार्मोन के पूर्ववर्ती पदार्थ का संश्लेषण होता है। पूर्ववर्ती पदार्थ प्रिकर्सर का संश्लेषण होता है। यह पूर्ववर्ती पदार्थ प्रिकर्सर शूट एपेक्स पर स्थानांतरित होकर एक मध्यवर्ती पदार्थ में स्थानांतरित हो जाता है। तो बेटा परवेश ने क्या बताया, जब किसी भी पादप को शीत उपचार देते हैं तो क्या होता है, फ्लावरिंग के लिए तो कोल्ड परवेश के अनुसार कोल्ड ट्रीटमेंट से फ्लावरिंग के लिए आवश्यक हार्मोन के पूर्ववर्ती पदार्थ का संश्लेषण होता है और यह पूर्ववर्ती पदार्थ शूट एपेक्स पर स्थानांतरित होकर एक मध्यवर्ती पदार्थ में स्थानांतरित हो जाता है। शूट एपेक्स में मध्यवर्ती पदार्थ अनुकूल प्रदीप्त काल प्राप्त करने पर फ्लावरिंग को प्रेरित करता है। मतलब कहने का मतलब है पूर्ववर्ती पदार्थ बेटा मध्यवर्ती पदार्थ में स्थानांतरित हो जाता है और ये मध्यवर्ती पदार्थ फ्लावरिंग को प्रेरित करता है। और इसी प्रकार मेल्चर ने अपने प्रयोगों में, अपने एक्सपेरिमेंट्स में पाया कि इस पदार्थ का संचलन होता है। उन्होंने मतलब मेल्चर ने शीत उपचारित हायोसाइमस प्लांट को हेनबेन अनुपचारित पादप से ग्राफ्टिंग करने पर पाया कि कोल्ड ट्रीटमेंट प्रभाव अनुपचारित पादप में संचरित हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि शीत उपचार से पदार्थ प्रकृति के यौगिक का निर्माण होता है। तो मेल्चर ने इस पदार्थ का नाम वर्नेलिन दिया। मतलब मेल्चर ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। मेल्चर ने क्या किया, एक शीत उपचारित मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट पौधे को, शीत उपचारित प्लांट जिसका नाम था हायोसाइमस को हेनबेन पादप से ग्राफ्ट किया। मतलब हेनबेन क्या था, अनुपचारित पादप था। तो जब दोनों पादप ग्राफ्ट हो गए, कौन से पादप, हायोसाइमस व हेनबेन, तो मेल्चर ने पाया कि कोल्ड ट्रीटमेंट प्रभाव अनुपचारित पादप में भी संचरित हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेल्चर ने यह निष्कर्ष निकाला कि शीत उपचार से पदार्थ प्रकृति के यौगिक का निर्माण होता है और मेल्चर ने इस पदार्थ का नाम वर्नेलिन दिया। तो शीतकालीन पादपों में शीत उपचार के बिना पुष्पन नहीं होता है, जबकि बसंतकालीन पादपों में उसके बिना ही पुष्पन हो सकता है। इस प्रकार बसंतकालीन पादपों में यह पदार्थ वर्नेलिन पहले से ही उपस्थित होता है, जबकि शीतकालीन पौधों में इसका संश्लेषण शीत उपचार के समय ही होता है। अब लास्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का महत्व क्या है? शरदकालीन जातियों के अंकुरित, शरदकालीन मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ वर्नलाइजेशन देख रहे हैं। तो पहला है शरदकालीन जातियों के अंकुरित बीजों को बसंतीकरण के पश्चात अधिक ठंड वाले क्षेत्रों में बसंत या ग्रीष्म ऋतु में उगाया जा सकता है। दूसरा है वर्नलाइजेशन द्वारा द्विवर्षीय पादपों की कायिक प्रवस्था को कम करके इनमें शीघ्र पुष्पन कराया जा सकता है। जैसे बाइनल्स है बेटा, दो बाइनल्स क्या करते हैं, उनमें पहले वर्ष में तो कायिक वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में पुष्पन होता है। लेकिन जब अपन वर्नलाइजेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, जो द्विवर्षीय पादप है उसमें कायिक प्रवस्था को कम कर देते हैं और पुष्पन को शीघ्र ही प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा है वर्नलाइजेशन द्वारा प्लांट्स की शीत प्रतिरोधी क्षमता
शीत प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। चौथा है रशिया में फर्टिलाइजेशन द्वारा अनेक फसली पौधों में रोग प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार ये उपज बढ़ाने में भी सहायक है। इस प्रकार हमने फर्टिलाइजेशन की इम्पोर्टेंस आज देखी। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन पे आपका आता है शॉर्ट नोट। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द फर्टिलाइजेशन को भी बता देती हूँ। बसंतीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ब्रीफ में मतलब बसंतीकरण की क्रिया को कुछ कारक, कुछ फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। पहला है जल, वाटर, दूसरा है लो टेम्परेचर, तीसरा है ऑक्सीजन। तो जल है, जल की उपस्थिति में ही बसंतीकरण की क्रिया होती है, अर्थात जब बीज नम होते हैं तभी यह क्रिया होती है। दूसरा है कम तापमान, लो टेम्परेचर। कम तापमान पर बीजों का उपचार करने पर वह बसंतीकरण की क्रिया प्रदर्शित करते हैं। तीसरा बताया मैंने ऑक्सीजन। तो बीजों में बसंतीकरण फर्टिलाइजेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार अपन ने देखा फर्टिलाइजेशन के बारे में आज पढ़ा, टेक्निक ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में देखा। ठीक है, तो इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो मैं बता देती हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। राइट एन एसे ऑन फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन की थ्योरीज के बारे में डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। हाँ, अब कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लो बेटा। एक प्रैक्टिकल का मैं भेज दूंगी बेटा आपको, आप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, मैंने पीडीएफ तो बना ली है। तो आज आपके ग्रुप पे 100% पहुंच जाएगा। मतलब पहले मैं आपको साइकस स्पाइनस इफिड्रा में दिए और प्लांट फिजियोलॉजी में जो कर लो, फिर और बता दूंगी मैं। तो पीडीएफ आपकी ग्रुप पे पहुंच जाएगी, आपकी सेकेंड ईयर वालों की, है ना। उसमें से आप देख देख के ये तो बना ही लेना, फिर मैं और भेज दूंगी आपको। उसमें भी बेटा काफी हो गए, 28-30 ठीक है, 28-30 तो आपके प्रैक्टिकल है ही गए। ठीक है ना, इतना है आपकी प्रैक्टिकल्स 28-30 तक। अच्छा, फिर तीसरी बुक अपन का है, एक है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आपकी, वो स्टार्ट कर देंगे 1-2 रोज में। पहले आप लोगों की बुक में सीड डॉर्मेंसी टॉपिक है क्या? लास्ट यूनिट में देखना सीड डॉर्मेंसी, कोई सी बुक हो, चाहे सीड आरबीडी, किसके पास बुक है आप लोगों के पास? गरीबा यस मैम है ना। तो उसमें 20 प्रसुप्ता है क्या बेटा? यस मैम। तो इसको आपको आती है क्या बनानी? आपको फोटो लेने आती है? मतलब फोटो का क्या मतलब है, मेरी बुक में से कुछ पेजेस फटे हुए हैं तो आप लोग भेज सकते हो क्या ये मुझे समझाने के लिए? मतलब ये जैसे कि आपको क्या कैम स्कैनर से आता है लेना, ये फोटो भेज देना। ईमेल आईडी पे भेजोगे, किस पे भेजोगे?